रत्न के साथ किया है। बैंगनी ज्वाला में नहाते हुए हॉकिंस को लगा जैसे समय पूरी तरह रुक गया हो। तभी ईशान ने दोनों हाथों से अपनी तलवार थाम ली, नीचे झुका और हॉकिंस के पास आगे बढ़ा, जो ज्वाला से घिरा हुआ था। जैसे ही वह प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचा, उसके हाथों में मौजूद सेनबोनजाकुरा ने हॉकिंस को बार बार चीरना शुरू कर दिया। चरमोत्कर्ष सुपर विशेष चाल। निषिद्ध विधि 1218 8 कौवा। यतागरसु। हॉकिंस को काटने के बाद समय फिर से बहने लगा, लेकिन वह किसी भी वार का प्रतिरोध नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह निषिद्ध चाल में फंस गया था। इयान का ब्लेड इतना तेज कि वार के बीच कोई देरी नहीं हुई। हॉकिंस पर लगातार 7 वार पड़ने के बाद ईशान ने मूठ से हॉकिंस को पटक दिया। धमाक! हैंडल से बैंगनी रंग की लौ फूटी, जिससे हॉकिंस का पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया और वह दूर जा गिरा। अभी खत्म नहीं हुआ। ईशान जोर से दहाड़ा, दोनों हाथों में कटाना थामे और सामने से बाईं ओर से वार किया। सेनबोनजाकुरा ने हॉकिंस पर वार किया, फिर एक और वार हुआ। ऐसा करने के बाद यान के हाथ में मौजूद ब्लेड को डेक में धकेल दिया गया। पूरा 316 शिकी सैका। जब ब्लेड अंदर डाला गया तो तलवारों की स्थिति से आग का एक स्तंभ आकाश में फूट पड़ा। आग के इस स्तंभ ने सीधे हॉकिंस के शरीर को अपनी चपेट में ले लिया और उसे फिर से ऊपर धकेल दिया। बिजली का हमला भाला। उसके माथे से एक पल में बिजली की एक चमक निकली, जिससे पूरा इलाका चमक उठा और सीधे हवा में हॉकिंस को भेद दिया। इन लगातार प्रहारों से हॉकिंस का शरीर सीधे जहाज से बाहर समुद्र की ओर उड़ गया। हालांकि जब उसका शरीर समुद्र की सतह को छू रहा था, तो अज्ञात समय पर आकाश में एक काला बादल दिखाई दिया और अचानक एक बड़ा वज्रपात हुआ। मिसाका मिकोटोस की गुप्त क्षमता, आखिरी गड़गड़ाहट। बहुत शोर, काले बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली एक के बाद एक उसके बेचारे शरीर पर पड़ रही थी, समुद्र को चीरती हुई। आसपास के पानी पर एक तेज इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल रोशनी पैदा कर रही थी, जो देर तक चमकती रही और फिर गायब हो गई। हॉकिंस समुद्री डाकू समूह के सदस्य तब दंग रह गए जब ईशान ने अपनी सारी चालें, अपना पूरा कॉम्बो पूरा कर लिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने वाला युवक जहाज पर आते ही इतना भयानक हो जाएगा। यान की आखिरी गिरती हुई गड़गड़ाहट के समाप्त होने के बाद उसे घेरने वाली विद्युत रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और आराम से कहा, हूं। ताजगी का एहसास। अब तुम जा सकते हो और अपने कप्तान को बुला सकते हो। ईशान जानता है कि हॉकिंस शायद अभी भी जिंदा हो। उसके पास क्षति पहुंचाने की जादुई क्षमता है। वह लगभग अमर था। वह अभी अभी समुद्र में गिरा है, इसलिए सभी शैतानी फलों के श्राप के कारण अब तक वह शक्तिहीन हो चुका होगा। दूसरे शब्दों में, आखिरी गड़गड़ाहट के साथ उस पर पड़ने वाली लगातार बिजली की मार ने भी शायद उसे नहीं मारा होगा। ईशान को पहली बार इतने शानदार सैंडबैग का सामना करना पड़ा है। इस बार कई कार्ड स्किल्स को मिलाकर बनाए गए कॉम्बो ने उसे वाकई जिंदादिली का एहसास दिलाया। हाँ, उसने पहले भी वेर्गो पर ऐसा ही एक कॉम्बो इस्तेमाल किया था, लेकिन उस कॉम्बो के नतीजे ने उसे सीधे मार डाला। तब से कोई भी उसे इतना मजा और इतना तीखा और जीवंत अभिनय नहीं करवा पाया है। इसलिए ईशान को लगा कि अब हॉकिंस को उस पर मरना बेहतर नहीं होगा। ईशान को यह नहीं पता था कि जब उसने हॉकिंस पर अपना कॉम्बो प्रदर्शित किया था, तो उनके स्थान के पास लवनील किंगडम में कई विचित्र मौतें हुई थीं। और ये पीड़ित, बिना किसी अपवाद के, सभी बुरे समुद्री डाकू थे। उनमें से एक पब में शांति से शराब पी रहा था और अचानक उसकी कमर पर एक साथ ब्लेड के 4 गहरे निशान उभर आए। दोनों तरफ से 2-2 वार और चारों तरफ खून बिखरा हुआ था।
इससे पहले कि उसका साथी कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, समुद्री डाकू अचानक अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और उसका शरीर बीच से दो टुकड़ों में बंट गया। एक और पीड़ित की हत्या एक अलग तरीके से हुई। दो समुद्री लुटेरों के समूह लड़ रहे थे और अचानक बीच में एक आदमी बैंगनी लपटों में घिर गया। बेचारा कुछ ही सेकंड में झुलसकर काली लाश में बदल गया। उसकी मौत ने वहां मौजूद सभी लोगों को डरा दिया और कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। स्वतः स्फूर्त मानव देहें। इस काल में कई रहस्यमयी मौतें हुईं। कोई गिर पड़ा, उसके शरीर पर अनगिनत चाकू के घाव थे और वह जमीन पर कांपता रहा। तो कोई सड़क पर चल रहा था, तभी उसके माथे से बैंगनी लपटें निकलीं। एक हट्टा-कट्टा आदमी गिरा, जिसके सीने में एक बड़ा सा छेद था और घाव बहुत तेज होने के बावजूद किनारे तेज गर्मी से जल गए थे। अंत में कई लोग तेज बिजली के झटकों से धुआंधार कोयले में बदल गए। हालांकि इन विचित्र समुद्री लुटेरों का कोई संबंध नहीं लगता था, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो वे सभी हॉकिंस समुद्री लुटेरों से भिड़ चुके हैं। यही बात हॉकिंस डेविल फ्रूट को इतना शक्तिशाली बनाती है। जब तक उसके पास पर्याप्त संख्या में पूर्व निर्धारित वूडू डॉल्स हैं, वह किसी भी प्रकार के नुकसान को प्रतिस्थापनों पर पुनर्निर्देशित कर सकता है, जिससे ऐसी अजीबोगरीब मौतें होती हैं। अगर उसके दुश्मन उसकी इस क्षमता से परिचित नहीं हैं, तो वे सचमुच सोच सकते हैं कि वह अमर है। इस तरह की क्षमता ज्यादातर लोगों में आसानी से डर पैदा कर सकती है। जब हॉकिंस किसी से लड़ता है और दूसरा उसे मारने की पूरी कोशिश करता है और फिर पाता है कि उसका विरोधी अभी भी सुरक्षित है, तो वह जरूर घबरा जाता है। इसी वजह से हॉकिंस ने कई समुद्री लुटेरों को मार गिराया है और उसकी प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई है। हालांकि अपनी क्षमताओं पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने वाले कई अन्य डेविल फ्रूट उपयोगकर्ताओं की तरह हॉकिंस के अन्य युद्ध कौशल उतने अच्छे नहीं लगते। बिजूका, या जैसा कि वह इसे कहते हैं, दानव अवस्था में बदलने के बाद उसके हमले बहुत सीधे थे और उसे आग से आसानी से रोका जा सकता था। इसके अलावा ऐसा लगता नहीं कि वह हकी का इस्तेमाल करने में सक्षम है। इतना साधारण डेविल फ्रूट यूजर ग्रैंड लाइन के पहले हिस्से में तो आसानी से नौकायन कर सकता है, लेकिन अगर वह बेहतर नहीं हुआ तो उसके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हॉकिंस को हराते हुए ईशान को बस यही लगा कि वो एक बेहतरीन कवच है। ये है ईयान का उस लंबे समुद्री डाकू का मूल्यांकन। जाहिर है ईशान उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से वह हॉकिंस को आसानी से कुचल सकता है और ईयान की आकस्मिक चालें उसे घातक नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन हॉकिंस के पास उस अर्धनग्न व्यक्ति से खुद को हराने का कोई साधन नहीं है। हॉकिंस पायरेट्स के सदस्यों ने इस समय ईयान की आकृति को ऐसे देखा मानो किसी राक्षसी प्राणी को देख रहे हों। तभी उन्हें याद आया कि आज ही के दिन उनके कप्तान को एक भयानक भविष्यवाणी मिली थी कि उन्हें एक बहुत बड़ा खतरा झेलना पड़ेगा जो उनके अस्तित्व को ही मिटा सकता है। जब ईशान बोला तो वे अपने कप्तान को बचाने के लिए जल्दी से समुद्र में कूद पड़े और जो लोग नाव पर रह गए थे वे बटेरों की तरह डेक पर अपने सिर को अपनी बाहों में लेकर दुबके हुए थे और किसी को भी हिलने की हिम्मत नहीं थी। अब उनके पास एकमात्र विचार यह है कि बिना किसी अनावश्यक हिंसा के जहाज को सौंप दिया जाए। कृपया हमारी ओर ध्यान न दें, हम अदृश्य हैं। हॉकिंस को जल्दी से उठा लिया गया। जैसा कि ईशान ने सोचा था, वह अभी भी जिंदा है। जहाज पर चढ़ने के बाद उसके बिजूका के शरीर से कई क्षतिग्रस्त कठपुतलियां रेंगकर बाहर निकलीं। वे या तो जली हुई थीं या कटी हुई थीं। ये वैकल्पिक कठपुतलियां उसकी बाह में पड़े भूसे के छेद से बाहर निकलीं, जमीन पर गिरीं और बिना हिले-डुले खड़ी रहीं। ईशान इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वे कठपुतलियां जीवित प्राणियों की तरह लग रही थीं,
ऐसा जादुई शो। हॉकिंस का शैतानी रूप तुरंत गायब हो गया और वह वापस लंबे गोरे आदमी में बदल गया। उसका चेहरा अब भी मछली जैसी आंखों वाला भावशून्य था, लेकिन उसने बोलना शुरू किया। अब मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो। तुम वही नए शिचिबुकाई हो, है ना? ओह, तुमने मेरे बारे में सुना है, ईशान ने कहा। आप जैसा व्यक्ति नॉर्थ ब्लू में क्यों आया? हॉकिंस थोड़ा घबराया हुआ था। हालांकि वह इयान के काले जादू से बच गया, लेकिन इयान के वार से उसकी ज्यादातर वूडू डॉल्स चली गईं। आखिरकार इन सब्स्टिट्यूट्स को सिर्फ गंभीर नुकसान या जानलेवा वार ही झेलने पड़ते हैं। यानी लगभग हर बार जब ईशान उस पर हमला करता तो हॉकिंस बुरी तरह घायल हो जाता। यह पहली बार था जब हॉकिंस को इतनी बड़ी ताकत का सामना करना पड़ा था, इसलिए जो कुछ हुआ उसे याद करके वह अभिभूत हो गया। क्या यही शिचिबुकाई की शक्ति का स्तर है? हॉकिंस ने सोचा, पर उसे हैरानी हुई कि ईशान यहाँ क्यों आया है। हर कोई जानता है कि विश्व सरकार द्वारा भर्ती किए गए अधिकांश शिचिबुकाई ग्रैंड लाइन में स्थित थे और उन्हें अन्य महासागरों में शायद ही कभी देखा जाता था, और हॉकिंस को नहीं पता था कि वह भाग्यशाली था या दुर्भाग्यशाली। यह तुम्हारा काम नहीं है। ईशान को हॉकिंस को यह बताने की जरूरत नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। उसने बस इतना कहा, अब तुम्हारे जहाज पर सवारी करना ठीक है ना? हॉकिंस ने अपनी छाती पर हाथ फेरा, झुके और कहा, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। हालांकि हॉकिंस थोड़े बड़े हैं, पर ये दुनिया ऐसे ही चलती है। मजबूत लोगों का हमेशा दूसरों द्वारा सम्मान किया जाता है, उम्र के फर्क की परवाह किए बिना। हॉकिंस ईशान से आसानी से हार जाते थे, इसलिए उन्हें ये कहने में कोई दिक्कत नहीं हुई। दरअसल इयान की असली ताकत देखने के बाद ही उसे आखिरकार समझ आया कि उसकी पिछली भविष्यवाणी में बताई गई संभावनाएं क्या थीं। वह जानता था कि ईशान उसे मारने में पूरी तरह सक्षम है। जब तक वह हमला करता रहेगा, हॉकिंस की गुड़ियाएं आखिरकार खत्म हो जाएंगी, फिर उसे नुकसान सहने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर रहना होगा। इसलिए तथाकथित भाग्य का वास्तव में मतलब है कि क्या ईशान उसे पीटना बंद करने को तैयार है या नहीं। अब जब हॉकिंस ने उसे पहचान लिया था, तो ईशान को कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी पतलून की जेब से टोपी निकाली और पहन ली। फिर उसने इधर-उधर देखा और उसकी नजर उस समुद्री डाकू समूह के एक सदस्य पर पड़ी। उसने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम? हाँ, तुम। अपने कपड़े धोकर मुझे दे दो। टोपी तो उसकी पतलून की जेब में ठूंस दी जा सकती है, लेकिन उसके बाकी कपड़े गायब थे। खुशकिस्मती से उसे एक समुद्री डाकू मिल गया जिसने अपनी शैली से मिलता जुलता विंडब्रेकर पहना हुआ था, इसलिए उसने सीधे उसे मांग लिया। सही गलत यह झूठ है, एक्स.डी. हॉकिंस की पूरी टीम काले वस्त्र पहनती है। जे.के. ईशान ने जिस लड़के को फोन किया था, वह पहले तो कांप उठा और इतना डर गया कि लगभग पेशाब ही कर बैठा। यह सुनकर कि ईशान को सिर्फ उसके कपड़े चाहिए, उसने राहत की सांस ली और उन्हें धोने के लिए दौड़ पड़ा। ईशान इतना क्रूर लग रहा था कि बेचारे ने अपने कपड़े इस जानवर को देने से पहले कई बार धोए। कपड़े लेने से पहले ईशान ने हॉकिंस से पूछा, कुछ खाने को है क्या? भूख लगी है। हॉकिंस ने मना करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने किसी से खाना लाने को कहा। ईशान ने खाना शुरू किया और बोला, यह मेरे शेफ के खाने जितना स्वादिष्ट नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप अपना रसोइया बदल लें। परिणामस्वरूप केबिन में चुपचाप सुन रहा रसोइया लकवाग्रस्त हो गया। सौभाग्य से ईशान कोई अत्याचारी व्यक्ति नहीं था, उसने यह बात बस यूं ही कह दी। ईशान को बिना किसी हिचकिचाहट के खाना खाते देख हॉकिंस बैठ गया और अजीब तरह से बोला, तुम्हें चिंता नहीं हो रही?
हो सकता है हमने तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया हो। ईशान ने सिर उठाया, आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराते हुए बोला, यकीन मानिए, अगर खाने में जहर हो तो आप जरूर बदकिस्मत होंगे। जहर का असर होने से पहले कि आपका पूरा समुद्री डाकू समूह मिट जाएगा। हॉकिंस इस मुद्दे पर ज्यादा गहराई से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने कहा, क्या आप उल्टे पहाड़ पर जा रहे हैं? मान लीजिए अगर मौसम अच्छा रहा तो यहाँ से आपके गंतव्य तक पहुँचने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। खैर कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ईशान ने सिर हिलाया। कुछ आसान बातचीत के बाद हॉकिंस को पता चला कि सबसे छोटे शिचिबुकाई ईशान के साथ घुलना मिलना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसने सोचा था। इसलिए उसने सावधानी से पूछा, तुम ग्रैंड लाइन से आए हो, है ना? तो क्या तुम हमें ग्रैंड लाइन के बारे में बता सकते हो? ईशान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या ग्रैंड लाइन जाना है क्या? हॉकिंस कुछ नहीं बोला, बस ईशान को खाली नजरों से देखता रहा। ग्रैंड लाइन में प्रवेश करना और वहां नौकायन करना बहुत आसान है। ईशान ने कहा, क्या तुम मेरे समुद्री डाकू समूह में शामिल होना चाहोगे? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें सीधे नई दुनिया ले जा सकता हूं। ट्वीट एन विचार दोस्तों। इयान के निमंत्रण का सामना करते हुए हॉकिंस ने बहुत गंभीरता से सोचा और आखिरकार पूछा, क्या शिचिबुकाई होने का मतलब यह नहीं है कि आप विश्व सरकार और मरीन का पक्ष ले रहे हैं? तो क्या मेरे जैसे समुद्री डाकू का सामना करते हुए आपको मुझे गिरफ्तार करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था? लेकिन इसके बजाय आपने मुझे निमंत्रण दिया। क्यों? शी ईशान ने जवाब दिया, तुम्हें ये बातें कौन बता रहा है? विश्व सरकार हमें शिचिबुकाई समुद्री लुटेरों को पकड़ने का आदेश नहीं देती, ठीक है। यह सब हमारे मूड पर निर्भर करता है। हॉकिंस ने सिर हिलाया और कहा, यदि मैं निमंत्रण अस्वीकार कर दूं तो क्या आपका मूड खराब हो जाएगा? ईशान ने उसकी तरफ देखा और कहा, शायद। सच कहूं तो ईशान को अजीबोगरीब लोग पसंद हैं। हालांकि हॉकिंस ने फिर भी कहा, अगर ऐसा है तो कृपया मुझे मना कर दें। हालांकि मैं ग्रैंड लाइन पर यात्रा करना चाहता हूं, मैं दूसरों के पंखों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहता हूं। यह सुनकर ईशान तुरंत हंस पड़ा और अंगूठा दिखाते हुए बोला, ठीक कहा हम महत्वाकांक्षी। दरअसल ईशान यह भी समझता है कि उच्च क्षमता वाले भविष्य के सुपरनोवा दूसरों के अधीन होने को तैयार नहीं हैं। अभी के लिए निमंत्रण देना और तुरंत स्वीकृति की उम्मीद करना इतना आसान नहीं है। और सच कहूं तो ईशान की हॉकिंस में दिलचस्पी बस अस्थायी तौर पर ही थी। उसका मकसद अपने पायरेट ग्रुप में डेविल फ्रूट के उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि दूसरा पक्ष उसे स्वीकार करेगा। इसके अलावा ईशान हॉकिंस से बहुत परिचित नहीं था और उसके स्वभाव को अच्छी तरह से नहीं जानता था, इसलिए उसके इनकार को सुनने के बाद ईशान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हॉकिंस पायरेट्स को रास्ते में एक डरावना आदमी मिला, इसलिए उनकी मूल योजना रद्द हो गई। वे इयान के निर्देशों के अनुसार वापस मुड़े और उल्टे पहाड़ की ओर चल पड़े। मुफ्तखोरी की एक और लहर के बाद ईशान हॉकिंस के जहाज पर आराम कर रहा था, एक राजा जैसी जिंदगी जी रहा था। वह डेक पर पैर क्रॉस करके बैठा था, धूप का चश्मा पहने हुए, किसी भले आदमी की तरह धूप सेंक रहा था या मछली पकड़ रहा था। अब हॉकिंस पायरेट्स ईशान को सुरक्षित भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसकी अच्छी देखभाल की। इस दुर्लभ अवकाश के समय में ईशान अपनी हाल की विकास स्थिति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम था। 10 अरब बेरीज के रिचार्ज से उसके पास खर्च करने के लिए हीरे के पहाड़ आ गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी हीरे तोड़कर सामान खरीदा जा सकता है।
ईशान को जब भी खाली समय मिलता है वह लगातार कार्ड स्टोर को अपडेट करता रहता है तथा अपनी जरूरत के अनुसार कार्ड के टुकड़े खरीदता और उन्हें जोड़ता रहता है। लगातार 10 ड्रॉ के लिए वह कम कार्ड खरीद रहा था, बस हर दिन अपनी किस्मत आजमा रहा था। जैकपॉट जीतने के बाद से ईशान के पास अच्छे कार्डों की कमी नहीं थी, इसलिए लगातार 10 ड्रॉ का इस्तेमाल उसने अपने कार्डों के बॉन्ड को बढ़ाने के लिए किया। वह अभी तक 40 के स्तर तक नहीं पहुंचा है, 5वां कार्ड स्लॉट नहीं खोला गया है, लेकिन ट्रम्प टॉवर के कारण जो हर 2 दिनों में खेला जा सकता है, यान का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और लगभग 40 है। उस समय वह अपने आरक्षित कार्डों में से एक उपयुक्त कार्ड चुन सकता है और उसे सुसज्जित कर सकता है। चूंकि बॉन्ड विशेषताओं को प्रतिशत के आधार पर जोड़ा जाता है, इसलिए कार्ड की रैंक जितनी अधिक होगी बोनस प्रभाव उतना ही अधिक होगा। इसलिए ईशान इन बॉन्ड विशेषताओं को पूर्ण कर रहा था। फिलहाल ही का कार्ड एक ऐसा पात्र है जिसे ईशान ने हमेशा कार्ड स्लॉट में रखा है। ईशान को पहले ही 2 4 सितारा कार्ड युसुके उर्मेशी और कुर्मा मिल चुके हैं, जिससे 2 अन्य बॉन्ड विशेषताएं सक्रिय हो गई हैं। यह मत भूलिए कि ईशान के पास ही की बहन का कार्ड भी है, जिससे केवल एक कार्ड बचा है, यानी एक 5 सितारा लाल कार्ड। ईशान यागामी के कार्ड की बात करें तो ईशान ने इस दौरान टुकड़े खरीदकर उसे भी 5 सितारा लाल कार्ड में बदल दिया है। ही के कार्ड की तरह इसे 5 सितारा कार्ड में अपग्रेड करने के बाद प्राप्त विशेषताएं भी 48% तक बढ़ गई हैं। ईशान के सक्रिय बंधन केवल कुसुनाकियो और कागुरा चिजुरु थे, बाकी 2 को प्राप्त करना मुश्किल था क्योंकि ओरोची और गोएनित्स 5 सितारा लाल कार्ड थे। क्योंकि पिछले नौसिखिए उपहार बैग में ईशान को ओरोचिस कार्ड के 60 टुकड़े मिले थे, इसलिए वह हमेशा इस कार्ड को एक साथ रखना चाहता था और फिर इसे 5वें कार्ड स्लॉट में लगाना चाहता था। हालांकि उसने स्टोर को रिफ्रेश करके असली 5 सितारा कार्ड मिलने की संभावना को कम करके आका। इतने दिनों में उसने इसे अनगिनत बार रिफ्रेश किया है। अब तक उसने ओरोचिस कार्ड के सिर्फ 46 टुकड़े खरीदे हैं। अब उसकी कुल संख्या 106 हो गई है और 180 टुकड़ों तक पहुंचने और फिर उन्हें संश्लेषित करने में अभी भी काफी समय बाकी है। अब मिसाका मिकोटोस के कार्ड को भी 5 सितारा कार्ड में अपग्रेड कर दिया गया है। उसने पाया कि जब उसकी जेब में पर्याप्त हीरे हों तो 4 सितारा कार्ड को अधिकतम रैंक तक बढ़ाना अपेक्षाकृत आसान था। ये 3 कार्ड वे हैं जिनका उपयोग ईशान सबसे अधिक कर रहा है तथा शेष स्लॉट के लिए ईशान लगातार नए कार्डों का प्रयोग कर रहा है। इसका कारण बहुत सरल है, वह अधिक तलवार कौशल सीखने के लिए नए कार्ड का उपयोग कर रहा है। यान की तलवारबाजी, जो मूल रूप से कोशिरो द्वारा सिखाई और निर्देशित की गई थी, सबसे सिद्ध तलवारबाजी है। नतीजतन आज के ईशान को एक बड़ा फायदा हुआ है, यानी इतनी मजबूत नींव के साथ वह आधी मेहनत में ही खास तलवारबाजी सीख सकता है। शुरुआत से ही समनोसुके अकेची कार्ड का उपयोग करते समय ईशान ने एक फ्लैश कौशल सीखा और फिर अपनी गति के साथ विलय करके ईशान ने अपना खुद का इटोरियू स्लैश बनाया। अब जबकि ईशान ने मास्टर तलवारबाजी रैंक को तोड़ दिया है, उसने धीरे धीरे लगातार 10 ड्रॉ से समुराई स्पिरिट श्रृंखला और द लास्ट ब्लेड श्रृंखला के कार्ड निकालना शुरू कर दिया। अब उसके पास SN के वर्ल्ड से जेंजुरो की बागामीज कार्ड, उक्यो ताचिबानस कार्ड और मोरिया मिनाकाटास कार्ड हैं। इन तीनों पत्तों में एक बात समान है और वह यह कि उनके शानदार तलवारबाजी कौशल की बात तो छोड़ ही दीजिए, उन्हें यासुओ के पत्ते की तरह पवन ऊर्जा जैसी विशेष ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में, जब तक ईशान को उनकी शक्ति का पूरा ज्ञान है, वह तीनों पत्तों के तलवारबाजी कौशल को पूरी तरह से अपने में बदल सकता है और फिर बिना उनके पत्तों को पहने उनका इस्तेमाल कर सकता है।
जेंजुरो किबागामी के कार्ड की तकनीकें शक्तिशाली कटक कौशल हैं। प्रत्येक वार में हजारों लोगों के काटने जैसा शक्तिशाली बल होता है जो उनकी शक्ति का प्रतीक है, जबकि उक्यो ताचिबाना तेज प्रकार के हैं। उनकी तलवारबाजी अपनी गति के लिए जानी जाती है, जो ईशान के लिए उपयुक्त है। मोरिया मिनाकाटा की तकनीकों की बात करें तो वे आक्रामक और रक्षात्मक दोनों प्रकार की हैं। हालांकि तीनों कार्डों की तलवारबाजी अलग अलग स्कूलों की है, इसलिए उन्हें एक साथ सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन ईशान की खुद की कोई खास शैली नहीं है। उसकी सभी तलवारबाजी तकनीकें काफी संतुलित हैं, इसलिए उन्हें अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। उस समय जब तक वह एक व्यापक समझ बनाने में सक्षम है, उसके लिए अपनी खुद की शैली बनाना असंभव नहीं है। हाँ, हालांकि ईशान के पास अब अपने अलग अलग पत्तों की वजह से कई खास योग्यताएं हैं, फिर भी उसकी नजर में वह अब भी एक तलवारबाज है। उसे अब भी तलवारों से लड़ने की आदत है। फ्रॉस्ट मून विलेज में कुरिना और जोरो पहले से ही सबसे ताकतवर तलवारबाज बनने को तैयार हैं, लेकिन उनका बड़ा भाई ईशान उनसे कैसे हार सकता है। चाहे कुरिना हो या जोरो, सबकी अपनी अपनी शैली होती है, और यही बात ईशान पर भी लागू होती है। वह उन जितना प्रतिभाशाली तो नहीं है, लेकिन उसका अपना सिस्टम है। हो सकता है कि उसके लिए अपनी शैली बनाना मुश्किल हो, लेकिन उसे दूसरों से तलवारबाजी सीखने में कोई दिक्कत नहीं थी। सुपर कार्ड सिस्टम की वजह से उसे कई बेहतरीन तलवारबाजी कौशल सीखने का मौका मिला। बेशक इयान का रोजाना अभ्यास कभी नहीं छूटा। वह जानता है कि अगर वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा तो पिछड़ जाएगा। तो हालांकि ईशान हॉकिंस के जहाज पर एक बूढ़े चाचा जैसे लग रहे थे, लेकिन वो बस आराम कर रहे थे। जब वो सुबह सुबह अभ्यास शुरू करते हैं तो हर कोई उन्हें बारिश की तरह पसीना बहाते हुए देख सकता है। इस समय हॉकिंस अपने हाथ पकड़ता है और देखने के लिए केबिन के दरवाजे पर झुक जाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि ईशान में ऐसी कौन सी क्षमता है। तलवारबाजी की ट्रेनिंग के लिहाज से ईशान साफ तौर पर एक तलवारबाज था। हालांकि जब वह ईशान से हार गया तो उस युवक ने शक्तिशाली अग्नि और बिजली की क्षमताओं का इस्तेमाल किया। हॉकिंस ने शुरू में सोचा था कि ईशान एक शैतान फल प्रयोग करता है, लेकिन फिर उसे याद आया कि ईशान समुद्र से तैरकर आया है, जो निश्चित रूप से एक शैतान फल प्रयोगकर्ता के बस की बात नहीं थी। आर्थर हॉकिंस के अनुसार ईशान एक रहस्यमय व्यक्ति था। दरअसल दुनिया के सबसे नए शिचिबुकाई का शायद यही सबसे बड़ा रहस्यमय ज्ञान है। अपनी उम्र के कारण दूसरे शिचिबुकाई कई सालों से समुद्र में विचरण कर रहे थे। ज्यादातर लोग उनकी शक्तियों से परिचित थे, लेकिन ईशान के लिए अपनी तेज शक्ति वृद्धि के कारण उन्हें एक ब्लॉकबस्टर माना जाता था, इसलिए लोगों का उनके बारे में ज्ञान बहुत सीमित था। बेशक सीमित समझ एक बात है, लेकिन दुनिया अब भी इयान की ताकत को पहचानती है। आखिरकार सलामीस द्वीप पर हुई लड़ाई का सीधा प्रसारण पूरी दुनिया में हुआ था, वो भी इंटर्न रिपोर्टर प्रिट्स की बदौलत। सबको पता है कि ईशान को एडमिरल किजारू के साथ जोड़ा जा सकता है। दूसरी ओर हॉकिंस ने ईशान के साथ प्रयास किया था, इसलिए वह सहज रूप से समझ गया कि ईशान कितना शक्तिशाली है। वह बहुत उत्सुक था। ईशान ने नई दुनिया से शांत बेट के माध्यम से सभी तरह की यात्रा की और वह अब कुछ करने के लिए विपरीत पहाड़ की ओर जा रहा है। यह क्या हो सकता है? ईशान ने भी उसकी उत्सुकता देखी, लेकिन वह मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। पिछले कुछ दिनों में वह हॉकिंस के व्यक्तित्व से थोड़ा परिचित हो गया था। जब उसने हॉकिंस को केबिन के दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसने उससे पूछा, क्या आज भविष्यवाणी करने का इरादा नहीं है क्या? नहीं, मैंने तो कर ही दिया।
हॉकिंस बोला, आज कुछ नहीं होने वाला। ईशान ने सिर हिलाया, फिर अचानक उसे तेज दिल की धड़कन महसूस हुई और उसने हॉकिंस से कहा, आपकी भविष्यवाणियां सटीक हैं, है ना? हॉकिंस ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, भाग्य की इच्छा ऐसी चीज है जिसे मनुष्य वास्तव में नहीं समझ सकता। मेरी भविष्यवाणी बस भाग्य की दिशा बताती है। तो फिर क्या आप मेरे भाग्य की दिशा बताकर मेरी मदद कर सकते हैं? ईशान ने कहा, देखो मेरी यात्रा अच्छी होगी या नहीं, जैसी आपकी इच्छा। हॉकिंस ने ईशान की ओर देखा, पास गया और अपनी जेब से टैरो कार्ड निकाले। वह ईशान के सामने बैठ गए और टैरो कार्ड देख पर रख दिए और ईशान से कहा, अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में सोचो और फिर इनमें से एक कार्ड चुनो। हॉकिंस द्वारा इस्तेमाल किए गए टैरो कार्ड वे नहीं हैं जो ईशान को याद हैं। दरअसल तथाकथित टैरो कार्ड सिर्फ एक प्रतीकात्मक छवि प्रणाली हैं। अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सामने फर्श पर फैले कार्डों को देखते हुए ईशान ने सीधे उनमें से किसी एक को नहीं चुना, बल्कि पहले अपने उद्देश्य के बारे में सोचा। इस बार जब वह बाहर आया तो वह न केवल निको ऋतु को खोजने जा रहा था ताकि वह प्राप्त पोनेग्लिफ पाठ की व्याख्या कर सके, बल्कि मास्टर कोशिरो, जोरो और कुरिना से मिलने के लिए ईस्ट ब्लू में वापस भी जाना चाहता था। हालांकि वह अपना उद्देश्य उजागर नहीं करना चाहता। हालांकि पहचान चिप सेलेस्टियल ड्रैगन द्वारा पुनः प्राप्त कर ली गई है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे मजोसगार्ड परिवार के मूर्ख बेटे की हत्या के उसके अपराध का पीछा करेंगे या नहीं। इसलिए ईशान नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि वह ईस्ट ब्लू लौट रहा है, इसीलिए उसने चुपचाप इस यात्रा की योजना बनाई। तो आइए सबसे पहले अलाबास्ता के भाग्य की भविष्यवाणी करें। यह सोचते हुए ईशान ने जमीन पर पड़े पत्तों को देखा और फिर उनमें से एक को चुन लिया। कार्ड को पलटकर देखा तो उस पर एक तस्वीर थी जिसमें दो लोग हाथ मिला रहे थे। उन दोनों में से एक का चेहरा पीला था और दूसरे का चेहरा काला था। हालांकि हाथ मिलाते हुए भी उसने अपनी पीठ के पीछे दो खंजर छिपा रखे थे। इस कार्ड को सफेद और काले धोखाधड़ी कहा जाता है। ईशान इस कार्ड का अर्थ नहीं समझ सका, इसलिए उसने इसे हॉकिंस को दे दिया। हॉकिंस ने इसे देखा और समझाया, ऐसा लगता है कि आपकी यात्रा बहुत आसान नहीं होगी। ओह! ईशान ने उत्सुकता से पूछा, वो कैसे? क्योंकि हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से न मिलें जिसे आप देखना चाहते हैं। हॉकिंस ने कहा, अगर आप उसे पा भी लेते हैं तो हो सकता है कि दूसरा पक्ष आपका सहयोग न करे, आपकी मदद करने से इनकार कर दे या आपको धोखा दे। ईशान ने भौहें चढ़ाई, इसका क्या मतलब है? मैं तो अलबस्ता जाकर ऋतु को ढूंढने की सोच रहा था, लेकिन हॉकिंस ने जो कहा उसके हिसाब से शायद मैं उसे ढूंढ न पाऊं। या अगर ढूंढ भी लूं तो ऋतु उसे वो नहीं बताएगी जो उसे जानना जरूरी है। ऋतु निश्चित रूप से पोनेग्लिफ्स पढ़ सकती है, लेकिन अगर वह उसकी मदद करने से इनकार कर दे या उसे झूठी कहानी सुना दे तो वह अंतर नहीं बता पाएगा। यह बुरा है। क्या होगा यदि हॉकिंस भविष्यवाणी वास्तव में सटीक है? अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे मिले पोनेग्लिफ में कुछ संवेदनशील है? वरना अगर यह बैलन टर्मिनल का इतिहास दर्ज करने वाला एक साधारण पोनेग्लिफ है तो ऋतु को मुझसे यह बात नहीं छिपानी चाहिए, है ना? क्षण भर में यान के मन में अनेक विचार उमड़ पड़े, लेकिन वह प्रत्येक संभावना के बारे में थोड़ा अनिश्चित था। हॉकिंस ने यान के हाव भाव पर ध्यान दिया और फिर आगे कहा, और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी यात्रा में छिपे खतरे भी हो सकते हैं। पीछे छिपा चाकू अक्सर संभावित खतरे का प्रतीक होता है। खतरा? ईशान और भी चिंतित हो गया।
उसकी मौजूदा ताकत के साथ बहुत कम चीजें हैं जो उसे सचमुच खतरा पैदा कर सकती हैं। उसे मगरमच्छ याद आया, जो अलबस्ता में भी है। क्या यह भविष्यवाणी उसी के बारे में हो सकती है? आखिर मगरमच्छ भी शिचिबुकाई में से एक है। शायद वही इकलौता है जो ईशान को धमका सकता है। क्या आप ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकते? ईशान ने हॉकिंस से पूछा। हॉकिंस ने सिर हिलाया, मैं नहीं बता सकता, यह तो भाग्य की मर्जी है। भविष्यवाणी सिर्फ भाग्य की दिशा देख सकती है, लेकिन सच्चाई साफ नहीं देख सकती। मैं सिर्फ आपके चुने हुए कार्ड के हिसाब से एक अस्पष्ट विवरण दे सकता हूं। अरे, इसीलिए तो मुझे इस तरह की बड़बड़ाहट से नफरत है। ईशान ने आह भरी और पूछना बंद कर दिया। ईस्ट ब्लू वापस जाने के बारे में सोचते हुए उसने एक बार फिर एक कार्ड उठाया। इस बार उसने उसे देखा नहीं और सीधे हॉकिंस को दे दिया। हॉकिंस ने कार्ड लिया, उसे देखा और सीधे ईशान की ओर देखा। दोमुहा जोकर मुस्कुराता हुआ भाग दर्शाता है कि आपको आश्चर्य का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दुष्ट भाग छिपे हुए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा लगता है कि यह परेशानी इस अवधि के दौरान घटित हुई किसी घटना के कारण हो सकती है, किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि खतरा आपको ही हो, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को हो जो आपको प्रिय हो। ईशान खुद को कोसने से रोक नहीं पाया। जितना ज्यादा मैं सुनता हूँ, उतना ही ज्यादा उलझन में पड़ जाता हूँ। क्या तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कोई अच्छी बात नहीं है? हॉकिंस ने उत्तर दिया, आपने 2 कार्ड चुने हैं, जिसका अर्थ है कि आपकी यात्रा के 2 उद्देश्य हैं। दोनों उद्देश्यों के लिए भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि आप खतरे में होंगे, इसलिए हो सकता है कि उनके बीच कोई संबंध हो। अगर ऐसा है तो आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? ईशान ने घूरती आंखों से पूछा। इस समय हॉकिंस की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। मैं तो बस यही कह सकता हूं कि हर कदम सावधानी से रखना। हॉकिंस ने सिर हिलाया, फिर अपने टैरो कार्ड रख दिए और चला गया। ईशान को इस मूर्खतापूर्ण विचार पर पछतावा हुआ। अगर उसे यह पता होता तो वह हॉकिंस से अपनी यात्रा के सुरक्षित स्तर की भविष्यवाणी करने के लिए नहीं कहता। अब वह इतना परेशान था कि डेक कुर्सी पर हाथ सिर पर रखकर लेट गया और खुद को भविष्यवाणी के परिणामों के बारे में सोचने से रोक लिया। वह बार बार दुकान की यादों को ताज़ा कर रहा था और अपना ध्यान भटकाने के लिए ताश के पत्तों के टुकड़े खरीद रहा था। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतता गया। हॉकिंस जहाज समुद्र में चला गया और बीच रास्ते में कोई बड़ी घटना नहीं घटी। नॉर्थ ब्लू की जलवायु ग्रैंड लाइन की तुलना में निश्चित रूप से काफी बेहतर थी, लेकिन रास्ते में हॉकिंस समूह का सामना एक समुद्री जहाज से हुआ। उत्तरी ब्लू में समुद्री लुटेरों का बोलबाला है, इसलिए मरीन ने वहां कई अड्डे बनाए हैं और आसपास कोई समुद्री जहाज दिख जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इस बार ईशान ने हॉकिंस समुद्री लुटेरों के साथ सफर करते हुए एक नया अनुभव देखा। हॉकिंस एक नया उभरता हुआ समूह था जिस पर 10 करोड़ से ज्यादा का इनाम था और जो इस इलाके में काफी मशहूर था। यह एक समुद्री गश्ती जहाज था। समुद्र में हॉकिंस समुद्री डाकू समूह से मुठभेड़ के बाद उन्होंने केवल दूर से उनका पीछा करने की हिम्मत की, लेकिन उनके पास आकर लड़ने की हिम्मत नहीं की। हॉकिंस ने इस जहाज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने नौसेना के सहायक युद्धपोतों के आने से पहले ही दूसरी तरफ से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। शायद वह इयान की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित था, अन्यथा वह गश्ती जहाज को आसानी से नष्ट कर सकता था। अंततः 15 दिनों के बाद हॉकिंस जहाज उत्तरी ब्लू साइड में रिवर्स माउंटेन के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर वे और आगे बढ़ते तो ईशान के साथ ग्रैंड लाइन में प्रवेश कर जाते।
ईशान से मिलने के बाद हॉकिंस ग्रैंड लाइन से थोड़ा डर गया, इसलिए वह इतनी जल्दी ग्रैंड लाइन में प्रवेश नहीं करना चाहता था। और ईशान ने उन पर दबाव नहीं डाला, उसने सिर्फ हॉकिंस से एक छोटी नाव मांगी ताकि वह आगे बढ़ सके और प्रवेश कर सके। आखिरकार ईशान को दूर भेजने के बाद हॉकिंस समुद्री डाकुओं के सदस्य निश्चिंत हो गए और उन्होंने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। हालांकि ईशान जहाज पर सामान्यतः शांत स्वभाव का था, फिर भी उसकी हैसियत और ताकत दोनों में सुधार हुआ था। इसलिए स्वाभाविक रूप से शिचिबुकाई स्तर पर वह एक महाभयंकर समुद्री डाकू जैसा आभामंडल रखता था। उसके आसपास होने से इन समुद्री डाकुओं पर बहुत दबाव पड़ता था। अब चलो पीछे मुड़े, हॉकिंस ने अपने दल से कहा। ईशान ने छोटी नाव ली और प्रवेश द्वार पर समुद्र की धारा के साथ चप्पू चलाते हुए एक बार फिर उल्टे पहाड़ में प्रवेश किया, लेकिन अब यान की मानसिकता बिल्कुल अलग थी। हालांकि पहाड़ पर ऊपर की ओर बह रही धाराएं अभी भी बहुत तेज थीं, फिर भी ईशान को जरा भी चिंता नहीं थी। वह धाराओं पर सवार होकर सीधे प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा। अब वह इतना मजबूत हो गया था कि तेज धारा में नाव की दिशा को समायोजित कर सकता था। एक बार फिर वह उस रहस्यमयी पर्वत की चोटी पर चढ़ गया। धाराओं के मिलन बिंदु पर उसकी नाव आकाश में ऊंची उठ गई। यह उस समय की बात है जब ईशान अपनी नाव के साथ ऊपर उड़ गया। उसने ब्लैक ड्रैगन लहर की शक्ति को निगल लिया और अपने काले ज्वाला पंख फैलाए एक हाथ से नाव को पकड़ लिया, फिर पूर्वी नीले की दिशा में धारा को पाया। उसके बाद वह नीचे की ओर उड़ गया। यह सही है, ईशान ने पहले ईस्ट ब्लू पर वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि अगर वह ग्रैंड लाइन के सामान्य रास्ते का अनुसरण करता है तो उसे ईस्ट ब्लू पर वापस जाने के लिए फिर से शांत बेल्ट को पार करना होगा। ईशान पिछले अनुभव को दोहराना नहीं चाहता था। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं फिर से दर्जनों किलोमीटर तैरूं और बड़े समुद्री राजाओं द्वारा पीछा किया जाऊं। सौभाग्य से ईशान कुछ मिनटों तक उड़ने में सक्षम था, इसलिए उल्टे पहाड़ की चोटी पर वापस मुड़ना सबसे अच्छा विकल्प था। एक छोटी नाव इतनी भारी नहीं थी। ईशान ने उसे पकड़ लिया और तेजी से नीचे की ओर उड़ गया। जब वह नीचे पहुंचा तो उसने नाव को वापस समुद्र की सतह पर फेंक दिया और उस पर उतर गया। इस तरह वह अंततः ईस्ट ब्लू के पानी पर पहुंच गया। वाह, बिल्कुल सही। ईशान मुस्कुराया, फिर सही दिशा देखकर नाव खेने लगा और आगे बढ़ गया। फ्रॉस्ट मून विलेज मैं आ रहा हूं। यान की उम्मीदों के अनुसार वह लगभग एक सप्ताह में फ्रॉस्ट मून विलेज में वापस आ सकेंगे। हालांकि लोग इरादा करते हैं, लेकिन स्वर्ग तय करता है। अगले दिन पूर्वी ब्लू में 2 दिनों तक लगातार बारिश का मौसम रहा। यद्यपि हवा और लहरें इतनी उग्र नहीं थीं, लेकिन काले बादलों ने सूर्य को ढक लिया था, जो यान द्वारा दिशाओं की पहचान करने के लिए दिया गया संदर्भ था, और साथ ही अव्यवस्थित हवा भी थी। इसलिए जब चौथे दिन मौसम अंततः साफ हो गया तो ईशान को अचानक पता चला कि वह रास्ते से भटक गया है। बिना किसी संदर्भ के असीम समुद्र में दिशाएं पहचानना उसके लिए कितना मुश्किल था। ईशान कोई अच्छा नाविक नहीं था, इसलिए अकेले नौकायन करते समय ऐसी स्थिति आसानी से आ सकती थी। अंतिम उपाय के रूप में ईशान केवल अपनी दिशा को पुनः समायोजित कर सकता था, लेकिन इस तरह हॉकिंस जहाज से लाया गया भोजन पर्याप्त नहीं होगा। जैसे ही ईशान यह सोच रहा था कि क्या उसे मछली पकड़ने के लिए अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी निकालनी चाहिए, अचानक दूर समुद्र में एक काली छाया दिखाई दी जो एक जहाज लग रही थी। ईशान को तुरंत राहत मिली। इस क्षेत्र में नाव से निपटना एक छोटी सी बात से खुद को परेशान करने से आसान है, इसलिए भोजन अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार उसने जल्दी से अपनी नाव को खेया और छाया की दिशा में चला दिया।
हालांकि करीब पहुंचने पर ईशान ने आश्चर्य से अपने सामने नाव को देखा। यह वास्तव में एक नौकायन नाव थी, लेकिन समस्या यह थी कि यह समुद्री डाकू जहाज नहीं था जैसा कि उसने कल्पना की थी। यदि ईशान का सामना समुद्री डाकुओं से हो जाए तो वह जो चाहे लूटने में संकोच नहीं करेगा, लेकिन आगे का जहाज बहुत जाना पहचाना लग रहा है। यह एक बड़ा जहाज है जिसमें एक बड़ी मछली का सिर, एक गोल पतवार और कई मंजिलें हैं। इसके चारों ओर समुद्री लुटेरों और व्यापारी जहाजों सहित अन्य जहाज खड़े थे। यह समुद्री रेस्तरां बाराती है। मैं अपने रास्ते से इतना भटककर यहाँ कैसे आ गया? ईशान ने सिर झुकाकर जहाज की ओर देखा। पास पहुंचने पर ईशान को बाराती से आती खाने की हल्की सी खुशबू आई, जिससे उसके पेट में तुरंत ही गुड़गुड़ाहट होने लगी और उसके मुंह से लार निकलने लगी। बाराती ईस्ट ब्लूज का सबसे मशहूर सी रेस्टोरेंट है। वहां के रसोइयों द्वारा बनाया गया खाना जरूर लाजवाब होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसकी खुशबू सूंघने मात्र से ही ईयान की भूख बढ़ जाती है। हाँ, चूंकि यह मेरे पास ही दिखाई देता है, इसलिए मुझे यहीं रुकना चाहिए और खुद को इसका आनंद देना चाहिए। नतीजा यह हुआ कि ईशान नाव को बाराती की ओर ले जाने से खुद को रोक नहीं पाया और एक खाली जगह पर चला गया। नाव खड़ी करने के बाद ईशान किनारे लगी सीढ़ी पर चढ़कर तीसरी मंजिल पर चला गया। अंदर आते ही ईशान को मधुर संगीत की एक धुन सुनाई दी जो सॉफ्ट जैज के बेहद करीब थी। उस समय रेस्टोरेंट में बहुत सारे ग्राहक थे और हर एक बहुत ही सौम्य और शालीन लग रहा था। उनके सामने लजीज खाने की प्लेटें रखी थीं और वे खाते हुए बातें और हंसी मजाक कर रहे थे। पहली नजर में उन्हें एक छोटा बुर्जुआ शैली वाला रेस्तरां दिखाई दिया। ईशान अंदर जाते हुए इस बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह आदमी काला सूट पहने हुए था, लेकिन उसका कॉलर खुला था, मुंह में सिगरेट थी और वह अपव्ययी तिरस्कार दिखा रहा था। ईशान ने दूसरे व्यक्ति के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि उसका सिर सुनहरा था और उसकी भौहें घुमावदार थीं। क्या यह संजय नहीं है? हालांकि उसे पता चल गया था कि वह सी रेस्टोरेंट बाराती है, ईशान को अंदाजा था कि वह संजय को आसपास देख सकता है, लेकिन जब संजय उसके सामने आया तो वह फिर भी मदहोशी में डूब गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ईस्ट ब्लू पहुंचने पर उसे सबसे पहले संजय, अपनी अजीब भौहों वाला लड़का, मिलेगा। यह बात मन में रखते हुए ईशान काफी देर तक संजी की भौहों को घूरने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन फिर उसे थोड़ा चक्कर सा महसूस हुआ। अरे यार, मुझे तो आंखें मलने का बहुत मन कर रहा है। किस्सा सच निकला। संजी की भौहें देर तक घूरने के बाद सम्मोहित हो जाती हैं। ईशान कुछ देर तक उसके माथे को घूरता रहा तो उसे उल्टी सी महसूस हुई। संजय खुद को रोक नहीं पाया और उसके माथे पर नीली नसें उभर आईं। मुंह में सिगरेट और जेब में हाथ डाले वह थोड़ा झुका और ईशान की ओर बढ़ा और कठोर स्वर में बोला, अरे तुम तो समुद्री डाकू हो, है ना? ईशान को होश आया। उसने उसकी ओर देखा, खिलखिलाकर हंसा और बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस समय संजय अभी भी बहुत छोटा और नासमझ था। क्या वो कभी परिपक्व हुआ भी था? उसकी ठुड्डी पर वो सेक्सी दाढ़ी नहीं है। इसलिए ईशान हंसा, क्योंकि उसे लगा कि संजय अब भी एक बदमाश ही है। संजय ने ईशान को ऊपर से नीचे तक देखा, कमर पर म्यान में एक पल रुका और फिर पूछा, चूंकि तुम समुद्री डाकू हो तो क्या तुम्हें नियम समझ में आते हैं, या तुम पहली बार यहां आए हो? मैं नया आया हूं, नियम क्या हैं? ईशान मुस्कुराया और अंदर जाने के लिए पैर उठाया। हालांकि संजय ने ईशान को रोका और कहा, यहाँ खाना ठीक है, लेकिन याद रखना, परेशानी मत करो। ईशान ने रेस्टोरेंट के अंदर झांका
तो पाया कि कोने में सचमुच समुद्री लुटेरों जैसे कुछ लोग बैठे थे, लेकिन उनसे थोड़ी दूर कई मरीन खाना खा रहे थे। दोनों समूह एक ही कमरे में थे और शांति से बैठे लग रहे थे। तो ईशान ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया, मुझे अंदर ले चलो। संजय ने ईशान के पीछे देखा, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या तुम यहाँ अकेले हो? हाँ, क्यों? ईशान ने उससे पूछा। बस अब बहुत हो गई ये बकवास। संजय बस हाथ बढ़ाकर ईशान का स्वागत कर सका। हालांकि यह देखा जा सकता है कि बाराती अभी भी समुद्री लुटेरों से सावधान हैं। संजय ने ईशान को अंदर लाने के बाद उसे एक कोने में बिठाया, जबकि बीच में, जो सबसे अच्छी जगह थी, बैठे हुए सभी लोग शानदार कपड़े पहने हुए अमीर लग रहे थे। ईशान को यह भी समझ आ गया था कि इस तरह के रेस्टोरेंट अक्सर लुटेरों के लिए लूटने का सबसे अच्छा निशाना होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर लुटेरे बहुत बदतमीज होते हैं और रेस्टोरेंट वाले दूसरों को परेशान करने से डरते हैं, इसलिए उन्हें कोने में बिठाना आम बात है।